ठीक है, तो कल पढ़ा था हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, हमने डिस्कस किया था इट्स डिफाइन ओनली फॉर विच टाइप ऑफ फील्ड्स, कंजर्वेटिव फील्ड, ठीक है, या कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइन होता है। किन्हें कहते हैं हम कंजर्वेटिव फोर्स? कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस है जिनकी वजह से वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। वेयरएज नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस हमारे पास होता है जहां पे वर्क डन उस फोर्स की वजह से क्या होगा, डिपेंडेंट पाथ, और उन्हीं पे हमने डिफाइन किया था किसको, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को। और हमने डिफाइन भी किया था कि पोटेंशियल एनर्जी जो हमारे पास होती है इट इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। एक कंजर्वेटिव फोर्स जो काम करेगा उसका नेगेटिव टाइम्स, कहां से, एक पोजीशन से लेकर दूसरी पोजीशन। फिर हमने डिफरेंट काइंड की पोटेंशियल एनर्जी को समझा था। एक टाइप की पोटेंशियल एनर्जी थी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द स्प्रिंग, ठीक है, हमने देखा वो किसके बराबर है। नेक्स्ट हमने देखा था फिर कि आपके पास पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स को कैसे रिलेट करें और कैसे हम इक्विलिब्रियम को भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास और एक टाइप की पोटेंशियल एनर्जी भी है जो आप पढ़ोगे क्लास 12th में, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। जस्ट यू रिमेंबर द फॉर्मूला, ये किसके बराबर होता है। देखिए मान लीजिए अगर आपके पास दो चार्जेस है, दो चार्जेस अगर आपके पास है, एक चार्ज हमारे पास है दैट इज Q1, दूसरा चार्ज आपके पास है दैट इज Q2 एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ r यूनिट्स। मैंने कल भी समझा दिया। मान लीजिए अगर ये दोनों का नेचर क्या है सर, सेम, नेचर सेम मतलब वो अगर आप पॉजिटिव शू ब्याख्त क्या शू पॉजिटिव, अगर आप नेगेटिव शू ब्याख्त शू नेगेटिव, तो अगर सेम नेचर है तो आप क्या करेंगे, रिपेल, अगर अपोजिट नेचर के तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट। मान लीजिए ये सेम नेचर के हैं, मुझे इनको रखना है इस कन्फिग्रेशन पे, वरना ये रिपेल करते हैं, लेकिन इस कन्फिग्रेशन पे रखने के लिए, इस पोजीशन पे रखने के लिए मुझे वर्क डन करना पड़ेगा एंड दैट इज स्टोर्ड इन द सिस्टम एज विच एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। और उस एनर्जी को हम कहते हैं कौन सी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सो यू जो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये किसके बराबर होता है, इट्स इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R के बराबर आ जाएगा। सर व्हाट इज दिस K, व्हाट इज दिस K, K का वैल्यू हमारे पास क्या है, इट इज कांस्टेंट, जस्ट लाइक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमारे पास होता है, इस तरह K भी हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट होगा, ठीक है। सो दिस कांस्टेंट हमारे पास है, क्लास 12th में पढ़ोगे, इसका वैल्यू जो होता है K का वैल्यू इट्स 9 × 10⁻⁹ होता है। ऐसे सिस्टम में न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। मान लीजिए पहला चार्ज होगा प्रोटॉन, दूसरा चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन, इनके दरमियान, ठीक है। एक चार्ज तब क्या आ जाएगा, अगर आपके पास वहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो उसका नेगेटिव, और प्रोटॉन वो क्या होता है, पॉजिटिव इन नेचर, तो वो क्या आ जाएगा, ओवरऑल में पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आ जाएगी। इस तरह हमारे पास होगी दूसरी जो हम पढ़ेंगे आने वाले वक्त में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो हमारे पास होगा, ठीक है। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कब होगी, जब मास आपके पास होगी, मान लीजिए एक मास है, आजा अंदर, ये दूसरा मास आपके पास है और इसका मास है, हाँ आ जाओ, इसका मास है m1, इसका मास है सर m2, ठीक है, एंड दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ r यूनिट्स, ठीक। सो यहाँ पे आपके पास दो मासेस क्या हमेशा करते हैं, हमेशा मासेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट। मासेस के दरमियान एक फोर्स होता है दैट्स कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, पढ़ा होगा ना 9th क्लास में भी, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। और वो फोर्स किसके बराबर होता है, बता सकता है कोई, इट्स इक्वल टू Gm1 m2 बाई r स्क्वायर। जिस तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है K Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, इस तरह ये भी होता है Gm1 m2 बाई r स्क्वायर। आपको मालूम भी होगा G का वैल्यू कितना होता है, 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ये इसका यूनिट है। इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी आप कहते हैं, ठीक है। अच्छा अब इनके दरमियान अट्रैक्शन होगी, अब मुझे लेकिन क्या करना है, इसको इस पोजीशन पे रखना है, तो मुझे अपोजिट में क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तब वो जो वर्क होगी स्टोर क्या होगी सिस्टम में, स्टोर एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। लिखते हो आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगा, इट्स इक्वल टू Gm1 m2 बाई r के बराबर, रिमेंबर दैट, एंड दैट इज नेगेटिव। कैन यू टेल मी व्हाई नेगेटिव, कैन यू टेल मी वाई नेगेटिव, बिकॉज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स जो होते हैं ना, उनकी अट्रैक्टिव फोर्स दे आर टेकन एज नेगेटिव, ठीक है ना। जो आपके पास रिपल्सिव फोर्सेस होते हैं उनको क्या लेते हैं हम सर, पॉजिटिव। डेरिवेशन जब आप सीखोगे इसके बारे में तब आपको ये पता चलेगा, ठीक है, बट यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला। इट्स लाइक दैट K Q1 Q2 बाई R, ये किसके बराबर है, Gm1 m2 बाई R। अब माइनस इसलिए क्योंकि ये हमेशा क्या होते हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस। अब यहाँ अगर ये सेम नेचर के है तो पॉजिटिव, अपोजिट नेचर के तो नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा प्रोटॉन है, इनके दरमियान मान लीजिए डिस्टेंस है 1 एंगस्ट्रॉन,
बता दो इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, K Q1 Q2 बाई R, ठीक है। K का वैल्यू कितना है 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 बता इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है ना, इंटू, अच्छा प्रोटॉन का भी इतना ही लेकिन पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और डिस्टेंस कितनी है 1 एंगस्ट्रॉन। 1 एंगस्ट्रॉन कितना होता है, 1 एंगस्ट्रॉन होता है 10⁻⁻10 मीटर, तो लिखोगे यहाँ पे 10⁻⁻10, ठीक है, स्क्वायर नहीं है इसका, ठीक है, इट्स K Q1Q बाई R। फोर्स होता है K Q1Q बाई R स्क्वायर, जिस तरह यहाँ फोर्स होता है G M1 M2 बाई R स्क्वायर, तो पोटेंशियल एनर्जी होती है G M1 M2 बाई R के बराबर, न कि स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, जो भी आंसर निकलेगा दैट विल बी नेगेटिव टाइम में जो आंसर होगा आपका यहाँ पे, ठीक है। आई बात समझ, ठीक, कोई कंफ्यूजन, क्लियर है। इसी पे बेस्ड हमारे पास एक लॉ है दैट्स कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। So law of conservation of mechanical energy. So what this law states that, ये law क्या कहता है, किसी को मालूम? So this law states that अगर सिर्फ आपके पास कंजर्वेटिव फोर्सेस है सिस्टम पे अप्लाई हो रहे हैं, कंजर्वेटिव फोर्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी के लिए सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है, क्योंकि हमें पता है मैकेनिकल एनर्जी में दो चीजें आती है, एक क्या आता है, एक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी और दूसरी कौन सी आ जाएगी सर, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अगर काइनेटिक एनर्जी किसी भी फोर्स के लिए हम डिफाइन कर सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर, वेदर इट इज कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव अदर देन दैट फोर्सेस, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ किन के लिए डिफाइन होता है सर, कंजर्वेटिव। तभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी डिफाइन होता है किन फोर्सेस के लिए सर, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि अगर आपने किसी और फोर्स को भी अप्लाई किया तब मैकेनिकल एनर्जी नहीं आएगी, हम सिंपली कहेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, न कि मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इसने ये बोला कि अगर आपके पास एक्सटर्नल फोर्स या आपके पास है कंजर्वेटिव, if only conservative forces are applied on system, किसी भी सिस्टम पे, ठीक है, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस है आपके पास सिस्टम में, देन टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होगी ना, टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो सिस्टम की होगी वो होगी कांस्टेंट। मतलब आपका सर ये है कि जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी का मतलब ये है कि जो काइनेटिक एनर्जी होगी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी, ये क्या रहेगी सर, कांस्टेंट। मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी और जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगा, ऐसे लिख सकते हैं इसको, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ये होगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के दो, वाइल काइनेटिक पोटेंशियल आपस में चेंज हो सकते हैं, लेकिन आपके पास यहाँ पे इन दोनों का सम हमेशा क्या रहने वाला सर, कांस्टेंट रहने वाला, ठीक है। सो मैं कह दूं यहाँ पे, ये कह दूं यहाँ पे कि आपके पास यहाँ पे जो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी ये आ जाएगा फाइनल, शाबाश, मैकेनिकल एनर्जी के बराबर, ठीक है ना। तो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी किसके बराबर आएगा सर, जीरो, चेंज मत आएगी। जब इनिशियल और फाइनल सेम हो गए तो चेंज कितनी आएगी सर, यहाँ पे सर जीरो आने वाली है, ठीक है। चलिए तो इसका थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखते हैं, अकॉर्डिंग, ऐसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस are applied on a system, then total mechanical energy of system
remains conserved। ठीक है, तो इसका माने ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे लिखी। ठीक है, ये स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं। सर इसका छोटा सा प्रूफ है, आप कर सकते हैं, उतना मुश्किल नहीं है। प्रूफ कैसे, देखिए आपको मालूम है क्या चीज़, हमें मालूम है ना सर, अगर कंजर्वेटिव फोर्स है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस किसके बराबर होता है? कैन यू टेल मी, बोलो। वर्क डन बाय ऑल, चेंज इन इट इज काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो इसका मतलब ये भी होगा ना, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये भी लिख सकते हैं ना फिर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आ जाओ, अगर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस है, मैंने बताया वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इट्स इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क डन बाय सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से ये भी आएगा ना, चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। ऑल्सो ये भी पता है कि आपके पास अगर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इट्स इक्वल टू नेगेटिव टाइम चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी। पढ़ा था ना कल, अगर आप लोगों को याद होगा, हमने पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी और इसके दरमियान रिलेशनशिप क्या है। सर ये है हमारे पास रिलेशनशिप, हमने बोला था चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इट्स इक्वल नेगेटिव टाइम्स द वर्क डन। सो आपके पास वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव टाइम चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। ठीक है, सो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस किसके बराबर होता है? इट्स इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस भी आ जाएगा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स वो भी क्या आएगा, चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स है तभी ये अप्लाई होगा। ठीक है, अच्छा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स लेकिन सिर्फ किसके बराबर भी है? अगर आपके पास कंजर्वेटिव फोर्स है, नेगेटिव टाइम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो ये दोनों क्या हो गए सर, बराबर। तो आप लिखोगे यहाँ पे सर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आएगा, नेगेटिव टाइम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक मतलब फाइनल काइनेटिक माइनस इनिशियल, या अगर नेगेटिव टाइम इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ये बोलोगे ना आप। ठीक है, आई बात समझ। चलिए यहाँ पे लिख सकते हैं के फाइनल। अच्छा ये इधर आ जाएगा, माइनस टाइम्स इधर बनेगा, क्या बनेगा, यू फाइनल। ठीक है, यहाँ पे माइनस टाइम से उधर बनेगा प्लस टाइम्स, और यहाँ नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या बनेगा, पॉजिटिव। सो व्हाट इज दिस, फाइनल काइनेटिक फाइनल पोटेंशियल, दैट इज फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। व्हाट इज दिस थिंग, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी। व्हाट डू यू मीन बाय दिस, इट इज चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी किसके बराबर सर, जीरो आएगा ना। चेंज इनिशियल जो था वही फाइनल के बराबर। सो ये कब लेकिन अप्लाई है, अगर आपके पास कौन से फोर्स सिर्फ हो गए, कंजर्वेटिव फोर्स। इट हैज नो मीनिंग फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तब सिर्फ आ जाएगा कौन सा लॉ, इट विल बी ओनली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है ना, तो यहां पे लिखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये तो बचपन में पढ़ा है ना आपने, क्या पढ़ा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट यू कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे आप लिखेंगे कि आपके पास एनर्जी जो आपके पास है, ना तो आप क्रिएट कर सकते हो, इट कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, आप इसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन एक चीज कर सकते हो, व्हाट यू कैन डू, यू कैन ट्रांसफॉर्म, आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ये चीजें नहीं होगी लेकिन आप ट्रांसफॉर्म इसको कर सकते हैं, ये और ये हो जाएगा। ठीक है ना सर, एनर्जी ये कोई भी एनर्जी होगी, हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो आप, लाइट एनर्जी में, साउंड एनर्जी में, सोलर एनर्जी, कोई भी टाइप की एनर्जी है उसमें आप यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसको कैसे डिफाइन करें सर, अगर आपके पास इफ इन एडिशन ऑफ, शाबाश, कौन सा फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्सेस है आपके पास, इन एडिशन टू दैट आपके पास अदर फोर्सेस भी होंगे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड अदर फोर्सेस, जो भी आप दिमाग में जितने भी फोर्सेस आ रहे हैं आपके, आर देयर, तब ये चीज अप्लाई हो जाएगी। तब कैसे करें हम, देखिए आपको मालूम है
वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल फोर्स किसके बराबर होता है? चेंज इन काइनेटिक, चाहे वो कंजर्वेटिव हो, चाहे वो नॉन कंजर्वेटिव हो, चाहे वो अदर फोर्सेस, जो भी टाइप का फोर्स है, मैंने लिखा ना ऑल टाइप्स ऑफ फोर्सेस, ये हमने पढ़ा वहां पे, तो आप लिखोगे ना वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय अदर फोर्स, जितने भी आपके पास हो, ठीक है। या अगर आप इन दोनों के लिए डिफाइन करोगे तब भी एप्लीकेबल है। ये किसके बराबर आएगा? चेंज इन इट काइनेटिक। मगर आपको मालूम है बट यू नो दैट अगर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स होता तो ये किसके बराबर आएगा? नेगेटिव टाइम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। डालो इस चीज को इधर, क्या बनेगा आपके पास? हमें बनेगा यहाँ पे क्या चीज सर? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के बदले क्या लिख सकते हैं? नेगेटिव टाइम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक लिखे? तो नेगेटिव टाइम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, या आएगा चेंज इन इट इज काइनेटिक। ये बात आई समझ? ठीक है, कैसे किया हमने बता दिया। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस किसके बराबर है? चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। अब इस सारे इससे पहले सिर्फ था कंजर्वेटिव फोर्स, तब तो यहाँ पे हेजिटेशन नहीं थी हमारे पास कि हम यहाँ पे कोई और फोर्स यूज करें, लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा ऑल फोर्सेस में अगर बजाय कि कंजर्वेटिव फोर्स अदर फोर्सेस आर आल्सो अवेलेबल देयर। सो हमारे पास वर्क डन में कंजर्वेटिव प्लस नॉन कंजर्वेटिव जितने भी टाइप के फोर्स हो उनकी वजह से सम वो किसके बराबर? चेंज इन काइनेटिक। लेकिन सिर्फ अगर आपके पास डिफाइन करना होगा कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए, तब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स किसके बराबर? नेगेटिव टाइम चेंज इन पोटेंशियल। डालो इस वैल्यू को इधर, तो आपके पास आया नेगेटिव टाइम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इट्स इक्वल टू चेंज इन इट इज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब इसको अगर यहाँ पे निकालना होगा किसी को, बट व्हाट इज वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स? सो क्या लिखोगे आप? चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल। सो व्हाट इज दिस? इट इज चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, है ना? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसको क्या लिखेंगे हम? चेंज इन द मैकेनिकल एनर्जी। सो अगर आपको डिफाइन करना होगा कौन सा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यू विल से दैट कि इन एडिशन टू कंजर्वेटिव फोर्स, इफ देयर आर आल्सो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, देन वर्क डन बाय दोज नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इट्स इक्वल टू चेंज इन इट इज मैकेनिकल एनर्जी। लेकिन सिर्फ अगर कौन से हो गए? कंजर्वेटिव फोर्स, तब क्या लिखोगे आप? तब बता दोगे वर्क डन बाय, और अगर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स हो गए, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इसका चेंज जो आ जाएगा वो किसके बराबर होगा सर? जीरो होगा, ठीक है। आई बात समझ? ठीक है, ये ला आपके लिए एप्लीकेबल होता है। यूजुअली तो इसके बारे में पूछा जाता है सिर्फ अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस हो गए, लेकिन इन एडिशन टू दैट अगर आपको नॉन कंजर्वेटिव भी पूछा जाए तब ये चीज आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आई बात समझ? कोई कंफ्यूजन? क्लियर? सो लास्ट टॉपिक इसका है दैट इज पावर। सो व्हाट इज अ पावर? पहला क्या था? वर्क। दूसरा, ठीक है था। इसके बाद प्रॉब्लम सेशन, क्योंकि अभी हमने कुछ प्रॉब्लम्स की, शायद स्टार्ट में की थी ना, वर्क पे कुछ प्रॉब्लम्स की थी, एनर्जी पे हमने अभी नहीं की थी प्रॉब्लम्स, कुछ वो इकट्ठे करेंगे हम नेक्स्ट लास्ट में चैप्टर में। सो व्हाट इज पावर? लास्ट टर्म पावर। पावर किसे कहते हैं? शाबाश, रेट ऑफ डूइंग वर्क, एग्जैक्टली, ठीक है। जस्ट लाइक स्टार्ट में हमने डिस्कस किया था, पहले क्या हमने डिस्कस किया था स्टार्ट में कि वर्क क्या होता है? व्हेन यू अप्लाई सम फोर्स ऑन अ बॉडी एंड इट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू सम डिस्प्लेसमेंट, यू से दैट वर्क हैज सेड टू बी डन, ठीक है। देन कि किसकी सलाहियत होगी, अगर मेरी सलाहियत है काम करने की तो मैं कहूँगा मेरे पास है एनर्जी, आपके पास भी सलाहियत होगी तो आपके पास भी है एनर्जी। नाउ द थिंग इज कि अगर कोई यही काम करेगा कम टाइम में तो आप कहते हैं इसका पावर ज्यादा है। इट इज एक्चुअली द रेट एट विच एनर्जी इट इज डिसिपेटेड और इट इज द रेट एट विच एनर्जी वर्क इज डन, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन पर यूनिट टाइम, ऐसे लिखते हो ना आप, ये तो आपने बचपन से लिखा है। सो कोई लिखेगा सर इट इज अ रेट एट विच वर्क या एनर्जी इज कंज्यूम्ड या डिसिपेटेड
ठीक है, किस मिकदार से आप एनर्जी को यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हो, खर्च कर रहे हो, यूटिलाइज कर रहे हो, ठीक है। या तो वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ऑब्वियसली अगर आप वर्क कर रहे हो तो आप एनर्जी को भी यूटिलाइज कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। सो हमारे पास जिस तरह इससे पहले हर एक टर्म आपने पढ़ी है दो प्रकार की, वन इज द इंस्टेंटेनियस, सेकंड इट इज एवरेज। इस तरह हमारे पास आएगा एवरेज पावर, किसके बराबर आएगा, टोटल वर्क डन, है ना सर, टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है। इट्स लाइक दैट कि आपके पास देखिए क्या है, इट इज एनर्जी वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है। सो आपके पास क्या बोला जाएगा कि मान लीजिए जब टाइम का वक्त जब था t1 से लेकर वक्त जब था t2, कितना काम हुआ, आप बोलोगे कितना वर्क किया आपने या एनर्जी कितनी यूटिलाइज की इस टाइम में आपने, तो आप बता दोगे आपके पास जो पावर होगा वो कौन सा होगा, एवरेज, टोटल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, ठीक है ना। सो एवरेज पावर तो कैसे लिखोगे, टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम, कोई लिखेगा ऐसे डेल्टा ई बाय डेल्टा टी, कोई ऐसे लिखेगा वर्क डन टोटल बाय टोटल टाइम, फर्क नहीं पड़ने वाली, कैसे भी आप लिखो, ठीक है। आई बात समझ। बट वी आर ऑल्सो ईगर टू फाइंड द पावर एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर खास इंस्टेंट ऑफ टाइम पे क्या होगा। सो आप बता दोगे यहाँ पे मान लीजिए जब टाइम का मान लीजिए आपने 100 सेकंड तक काम किया, ठीक है, 100 सेकंड तक आपने एनर्जी यूटिलाइज की, तो आपके पास जो 100 सेकंड तक आपने एनर्जी यूटिलाइज की तब जो आपके पास पावर आएगा वो कौन सा होगा, एवरेज पावर। लेकिन अगर आपके पास बताया जाएगा कि 0.0001 सेकंड के लिए आपके पास कितनी एनर्जी डिसिपेट होगी, तो आपके पास कौन सा पावर आ जाएगा, इंस्टेंटेनियस पावर फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। अगर आपको याद होगा हम इंस्टेंटेनियस चीज कोई भी कैसे निकालते हैं, हम कहते हैं कि लिमिट जो आपके पास डेल्टा टी, ये क्या अप्रोच करना चाहिए, जीरो, मतलब आपने इस टाइम इंटरवल को श्रिंक किया, यहां तक क्या था सर, ये डेल्टा टी, आपने इसको श्रिंक किया, कितना छोटा, इतना छोटा जितना आप कर सकते हो। लेकिन कहा जीरो तो नहीं बनाना है आपको, क्योंकि अनडिफाइंड आ जाएगा, बहुत छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका लिमिटिंग वैल्यू आपको मालूम है, इसको क्या कहते हैं, डेरिवेटिव, है ना, ये आएगा dw बाई dt, आएगा ना, dw डेरिवेटिव ऑफ एनर्जी या वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन आपको मालूम है वर्क किसके बराबर होता है, बोलो, f डॉट r, है ना, f डॉट x जो भी लिखो, f डॉट s, तो छोटा वर्क किसके बराबर आएगा, dw, f डॉट dr, छोटी डिस्प्लेसमेंट के लिए, है ना सर, ये आएगा ना। अब बता दो फिर यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ पे आने वाले dw के बदले f डॉट शाबाश dr लिखूं मैं सर, नीचे क्या है सर, dt, व्हाट इज dr बाई dt, वेलोसिटी, एग्जैक्टली, f डॉट v आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो यू कैन से दैट कि आपके पास इंस्टेंटेनियस पावर जो आपके पास है ना, इट इज नथिंग बट इट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। सो आप क्या लिखोगे, एफ वी कॉस ऑफ थीटा, ये लिखोगे ना, एफ वी कॉस थीटा। सो यहां पे भी कंडीशंस आएगी, क्या सर, कंडीशन ये आएगी अगर आपके पास फोर्स और वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में, मतलब कि आपने फोर्स दिया, बॉडी होगी एक्सेलरेट, ये होगा ना, मतलब सेम डायरेक्शन, जहां से आपके पास बॉडी जा रही है उसी डायरेक्शन में आपने क्या दिया, फोर्स, ऑब्वियसली आपके पास जो पावर का वैल्यू होगा पॉजिटिव ही होगा कि नहीं। तो यहाँ थीटा का वैल्यू क्या होगा सर, 0, cos 0 कितना होगा, 1, तो पावर जो आपके पास आ जाएगा वो आएगा f इंटू वी, जो कि क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा ना। लेकिन अगर आपके पास ये अपोजिट में हो गए, ये f और यहाँ पे v, तो थीटा कितना होगा सर, 180 डिग्री, cos 180 डिग्री -1, तो पावर का वैल्यू आएगा -f इंटू वी, जो कि नेगेटिव आ जाएगा, है ना सर। लेकिन एक केस ऐसा भी होगा ना सर, अगर आपके पास क्या होगा, अगर आपके पास थीटा होगा बराबर 90 डिग्री, cos 90, मतलब कि यहां से एक्चुअली मोशन थी, लेकिन आप कहां की तरफ से दे रहे हो फोर्स, इस डायरेक्शन में, आपको बात आ रही समझ, कोई पावर यूटिलाइज होगा नहीं, क्योंकि एनर्जी डिसिपेट करने, देखिए आपको आपकी जो बॉडी है ना वो मूव कर रही है, आपको मोशन में जो लानी है ना बॉडी को इस डायरेक्शन में, लेकिन आप फोर्स इस डायरेक्शन में दे रहे हो। वर्क ही जब नहीं होगा तो एनर्जी यूटिलाइज ही नहीं होगी, तो पावर आपके पास यहाँ पे कंज्यूम ही नहीं होगा। तो पावर कितना होगा सर आपके पास, cos 90 0, तो पावर आपका इंस्टेंटेनियस पावर कितना होगा सर, 0 के बराबर होगा, ठीक है, बात आई समझ, रिमेंबर दैट इन योर माइंड, ठीक है। सो हमेशा अगर आपके पास निकालना होगा इंस्टेंटेनियस पावर, अगर ग्राफिकली निकालना होगा इंस्टेंटेनियस पावर, किसके बराबर, मैंने अभी बताया dw बाई dt। सो व्हाट इज डेरिवेटिव, स्लोप, है ना सर, इट इज स्लोप ऑफ वर्क डन वर्सेस टाइम करो,
ठीक, कोई कंफ्यूजन? क्लियर? आई बात समझ? अच्छा, इसका ऐसा यूनिट क्या आएगा? इसका ऐसा यूनिट, हाँ, पावर का ऐसा यूनिट क्या आ जाएगा? जूल्स पर सेकेंड, जिसको हम क्या कहते हैं? वाट, जिसको हम वाट कहते हैं। ठीक है, तो आपने इसके कॉमर्शियल यूनिट्स देखे होंगे, कॉकर वाट, कॉकर वाट उसमें या कॉकर वाट ना, कॉकरन ना दिवान मकई तक वाट, बूझमुत कि वाट वन, तो 10⁻³ वाट्स। ठीक है ना, इस तरह आपने देखा 1 मेगावाट कितना होता है? 10⁻⁶ वाट। ये हो पावर के घर बिजली इलेक्ट्रिक पावर हो सकता है, मैकेनिकल, सो इलेक्ट्रिक पावर, मैकेनिकल पावर थे ना वैसे तन। ठीक है, तो यहाँ पे पर्टिकुलर हम मैकेनिकल पावर के बारे में बता रहे हैं, लेकिन ये यूनिट, ये डेफिनेशन हर किसी पावर के लिए सेम है। तो चमो से उतना पावर चमो से ये पावर, ये कह पावर। ठीक है, ये क्यों मैंने बता दिया, आपने अगर देखा होगा जो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स होते हैं ना, वहाँ पे लिखा होता है यहाँ कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, 1 मेगावाट, 10 मेगावाट, 100 मेगावाट्स में। ठीक है ना, सो वो कमर्शियल यूनिट्स हैं। अच्छा, 1 गीगावाट 10⁻⁹ वाट, 1000 मेगावाट्स होता है 1 गीगावाट। ठीक है, घर में, आपके घर में, हर किसी के घर में लगभग मोटर होगा ना, तो अच्छा सा लिखित आख रेटिंग हॉर्स पावर है ना सर, 1 हॉर्स पावर। ठीक है, ये कितना होता है? नियरली इट्स इक्वल 3/4 ऑफ किलोवाट, मतलब 75% ऑफ किसका सर? किलोवाट का। अगर आप देखोगे वो कितना आता है? 746 वाट, वरना अगर हम देखें ना 3/4 वो आता है 750, लेकिन बराबर 3/4 नहीं है, नियर अबाउट। ठीक है, तो इट इज 746 वाट। तो 1 हॉर्स पावर इट्स इक्वल टू 746 वाट। यूजुअली आपने घर में देखो मोटर 0.5 HP या होता है 1.5, 1 या 2 HP का होता है, तो उससे आप उसका पावर भी डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन घर में जो आपके पास आती है ना इलेक्ट्रिक बिल या पावर बिल, कोई भी आ सकते हैं आपके पास, आपने देखा होगा वहां पे 500 यूनिट, 200 यूनिट, 300 यूनिट चढ़े होते हैं। ठीक है, उसके लिए हमारे पास कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का यूनिट जो है कौन सा? लेकिन कमर्शियल वाला, जो लार्ज स्केल पे यूज होता है, कमर्शियल के माने वही है। ठीक है, वो क्या है? 1 यूनिट लिखते हैं सिंपली घर में, तो वो क्या होता है? 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर। देखिए, किलोवाट इज अ यूनिट ऑफ किसका? पावर, लेकिन कुल किलोवाट इंटू आवर वही कितना होगा? 1 यूनिट होगा। देखिए कैसे, पावर का चु बराबर, पावर चु बराबर वर्क डन बाय टाइम, तो इसका यूनिट क्या है? वाट, इसका यूनिट क्या है? सेकेंड। सो व्हाट इज वाट इंटू, या व्हाट इज पावर इंटू टाइम? एनर्जी, है ना, पावर इंटू टाइम वर्क, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो ये एनर्जी का यूनिट आएगा। कैसे? क्योंकि यहां पे लिखा है व्हाट इज दिस किलोवाट, किसका यूनिट है? पावर का। आवर किसका है? टाइम का। व्हाट इज पावर इंटू टाइम? एनर्जी। अब मैं इसको ऐसे यूनिट में कन्वर्ट कर दूंगा, क्या होगा? 1 किलो के माने 10⁻3, 1 घंटे में कितने सेकेंड्स? 3600 सेकेंड, तो आएगा वाट इंटू सेकेंड, आएगा ना। सो ये आ जाएगा 3.6 इंटू 10⁻6। व्हाट इज वाट इंटू सेकेंड? जूल्स। सो घर में जो आपके पास बिल आती है आप कन्वर्ट कर सकते हो, 1 यूनिट जो आपके पास होता है घर में, सो कितना होता है सर? ये इट्स 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स। ठीक, आई बात समझ? एक छोटी सी प्रॉब्लम आपके लिए करके बताऊं। अगर आपके पास फोर्स है किसी बॉडी पे, सपोज मोटर पे मैं अप्लाई कर रहा हूं, इट्स इक्वल टू 2I कैप प्लस 3J कैप माइनस 6K कैप, सच दैट ये मूव कर रही है ये बॉडी विद वेलोसिटी I कैप माइनस J कैप प्लस 4K कैप। ठीक है, सो बता दीजिए आपके पास पावर कितना होगा, इंस्टेंटेनियस पावर कितना जनरेट होगा? फटाफट बोलो कितना होगा आंसर, बोलो। ये आवा समझ कि बेच समझाऊं? क्या हो ना समझ? आपको आया समझ? काम आई उस थे मिसन समझ आओ ना, तो आवाज मैड भी कर साल हम, तो आओ समझ? नो बर्थ ये साइम सावा
चलिए, आपसे पूछा गया कि एक सवाल ऐसा है कि बॉडी इनिशियली रेस्ट पे है, वन डायमेंशनल मोशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, द पावर डिलीवर्ड टू इट एट टाइम टी इज प्रोपोर्शनल टू। मतलब कि ये कि एक बॉडी है जो कि इनिशियली रेस्ट पे है, ये बॉडी कोई है जिसका मास m है, इनिशियली रेस्ट, तो u का वैल्यू कितना होगा सर? फिर ये मूव कर रही है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन a, जो कि कांस्टेंट है। बता दो आफ्टर टाइम t के बाद पावर इसमें कितना होगा? ताकत कुता है सेंस ये पकान छ, ये पकान छ। बोलो, अरे बोलो क्या गैस कहीं ना पाए हाय क्या शो करा पावर का बराबर वर्क बाय टाइम, पावर जो है वर्क डन बाय टाइम, वर्क का नेर बराबर अरे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। वहां कितने काट भी फोर्स मुझे तो नहीं मालूम है मत ना गड़बड़ वंश में कोई चीज सो क्या कोई अगर ये वन डायमेंशनल मोशन छो तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी सर? सेम फोर्स और किसकी सर? वेलोसिटी। मैं लिखूं फिर ये एफ वी कॉस ऑफ 0 डिग्री है ना, एफ डॉट वी ना आसा एफ वी कॉस 0 डिग्री तेल ना पावर ते अपरी, फोर्स की डायरेक्शन ते अपरी और वेलोसिटी की डायरेक्शन भी अपरी। अच्छा कॉस 0 किसके बराबर होता है? 1। फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन और यहाँ पे v है ना सर। वह मसले इतना सा नहीं, मैं सवाल वोल वनान विद रेस्पेक्ट टू टाइम आपके पास क्या होगा पावर। यहाँ पे देखिए आपको मालूम है v इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी है ना सर। इनिशियली किस पे था ये? रेस्ट, तो u का वैल्यू तो यहाँ a इंटू टी, तो v आएगा a इंटू टी। डालो इधर तो ये आएगा m a v इंटू इसके बदले क्या आएगा? a इंटू टी, तो टोटल क्या आएगा? m a स्क्वायर t। तो यहाँ पे ऑप्शन में पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t रेज पावर 1 आएगा ना, तो ये डायरेक्टली वेरी कर रहा है t रेज पावर 1। ठीक है, आई बात समझ? बाकी कल